नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। पंजाब चुनाव के ठीक पहले लुधियाना की जिला अदालत में हुए विस्फोट ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। इस धमाके को आतंकी हमला माना जा रहा है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ब्लास्ट की जांच के लिए दिल्ली से एनएसजी, नेशनल बम डेटा सेंटर और चंडीगढ़ से एनआईए की 2 सदस्यों की टीम लुधियाना पहुंची है। एक धमाके से दहल गया लुधियाना का कचहरी परिसर। कैंपस में सब कुछ तहस नहस हो गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। पूरा पंजाब हाई अलर्ट पर आ गया। पंजाब के लुधियाना के कचहरी परिसर की दूसरी मंजिल के बाथरूम में दोपहर करीब 12:15 बजे एक धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास का एरिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस को बाथरूम के भीतर एक शव मिला जिसके चीथड़े उड़े हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि ये शख्स यहाँ बम रखने आया था। बाथरूम है ਉੱਥੇ ਕਾਮਨ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਜਣੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिशां कीतियां जाएंगी। बेअदबी का मामला हो या फिर लुधियाना का धमाका, पिछले कुछ दिनों से पंजाब में अस्थिरता का आलम दिख रहा है। सियासी नेताओं ने धमाके पर चिंता जाहिर की है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने भी इस पर गहरी चिंता जाहिर की है। तो साथ ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसकी पड़ताल के लिए कहा है। फिलहाल एनएसजी की टीम लुधियाना पहुंच गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस बाबत रिपोर्ट मांग ली है। विशाल अंग्रेश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। अगली खबर, काशी पिंडरा में अमूल प्लांट की आधारशिला रखने और करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण करने पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे। गाय का जिक्र कर विरोधियों को निशाना बनाया। तो वहीं उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों पर भी तीखे हमले किए। वाराणसी के इस पिंडरा क्षेत्र के लोगन के प्रणाम करत हैला। भगवान भोलेनाथ का नाम महादेव। भोजपुरी में जनता जनार्दन को प्रणाम। वाराणसी के इस पिंडरा क्षेत्र के लोगन के प्रणाम करत हैला। काशी को करोड़ों की सौगात। महज 10 दिनों के भीतर दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने 870 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। तो साथ ही 1225 करोड़ की 5 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। जौनपुर की सीमा से लगे पिंडरा के करखियाओं में बनने जा रहे अमूल डेयरी प्लांट का जिक्र करते हुए पीएम मोदी विरोधियों पर तंज कसना नहीं भूले। हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। पीएम मोदी ने यूपी की योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए दावा किया कि अब यूपी में पिछड़ों और दलितों के घर और जमीन पर अवैध कब्जा नामुमकिन हो जाएगा। अपनी घर की गरौनी जब हाथ में होगी तो गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े को अपने घर पर अवैध कब्जे की चिंता से मुक्ति मिलेगी। काशी के मंच से पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर माफियावाद और परिवारवाद के आरोप लगाए। उन्हें विकास विरोधी तक बता डाला। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद। उनके सिलेबस में है घरों, जमीनों पर अवैध कब्जा। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी के विकास को पीएम मोदी का चमत्कार बताया। पीएम को काशी के विकास का श्रेय दिया। अभी 13 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
काशी को एक ऐसा अद्भुत चमत्कार दिया है जो हजारों वर्षों से जिसकी काशी को आवश्यकता थी। वाराणसी न सिर्फ पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है बल्कि पूर्वांचल की संस्कृति और सियासत का भी सेंटर है। बीजेपी अयोध्या और वाराणसी के प्रतीकों के जरिए हिंदुत्व का ज्वार जगाना चाहती है, जो महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन के कारण सुस्त नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए यूपी का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यहीं से निकलता है। यही वजह है कि 2022 को 2024 का लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है। मनोज पांडे के साथ राजीव रंजन, वाराणसी, न्यूज़ 24। राम मंदिर के आसपास की जमीन खरीद में कथित घोटाले के मामले के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने यूपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि अयोध्या में मंदिर के नाम पर अनगिनत लोगों की आस्था के साथ धोखा किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां दलितों की जमीन पर कब्जा किया गया और बीजेपी नेताओं ने करोड़ों के वारे न्यारे किए। इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो मेरे हिसाब से तो श्री योगी आदित्यनाथ तक नहीं है, ये उन पर नहीं रुकती है, ये नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं उन तक जाती है। अयोध्या में जमीन खरीद में कई नेताओं, अधिकारियों के परिजनों का नाम आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सबने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। प्रियंका गांधी ने इल्जाम लगाया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चंदा चोरी करने वालों को बचा रहे हैं। सरकार जानती है कि क्या हो रहा है, सरकार उसमें पक्षदार है, सरकार नहीं चाहती कि सच्ची जांच हो और ये नहीं चाहती कि एक लोकतांत्रिक तरह से इस पर कोई भी चर्चा हो। कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन क्या कर रहा है, ये तो जांच ही बता पाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है कि राम मंदिर के नाम पर लिए गए चंदे से बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं और अधिकारियों को फायदा दिया गया है। हालांकि योगी सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन प्रियंका का कहना है कि इतने बड़े लोगों की जांच जिला स्तर पर मुमकिन नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर इसकी जांच कराई जानी चाहिए। कांग्रेस के साथ दूसरे विपक्षी दलों ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और अभी इसे घोटाला कहना उचित नहीं है। प्रियंका जी ने बताया वो 2 करोड़ की जमीन इसी राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में टिका दी जाती है, बेच दी जाती है। इस पर भी चंपत राय सचिव के दस्तखत हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, और इन्हीं दोनों लोगों के, अनिल मिश्रा के, इस पे भी दस्तखत हैं। मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है, ये मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हमारी पार्टी तो ये चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक जांच कमेटी बना दिया है। जमीन घोटाला है कि नहीं है तो विपक्ष का आरोप है ना, 7 दिन में वो रिपोर्ट देगी तब सारी बातें सामने आएंगी। अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर खरीदी गई जमीन में पहले भी घोटाले के आरोप लग चुके हैं। अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके तेज नारायण पांडे ने जून के महीने में भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में मामला रफा दफा हो गया। अब चुनाव से ठीक पहले एक और विवाद से बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है, तो वहीं विपक्षी दलों को सरकार पर हमले का नया हथियार मिल गया है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। जीतन राम मांझी के ब्राह्मणों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनके बयान के खिलाफ कहीं परिवाद दायर हो रहा है तो कहीं आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। बीच सड़क पर सत्यनारायण भगवान की पूजा, दही चूड़ा का भोज। सड़क पर ही शुरू हो गया शुद्धिकरण अनुष्ठान। ब्राह्मण समाज के लोग बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के आवास का शुद्धिकरण करने पहुंचे थे, क्योंकि हाल ही में जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज पर निशाना साधते हुए अपशब्द तक कह डाले थे। मांझी के बयान से बिहार के ब्राह्मण समाज में भारी नाराजगी है, जिसका जहर पटना स्थित उनके आवास के करीब भी दिखा।
ये लोग जीतन राम मांझी के आवास का शुद्धिकरण करने के इरादे से निकले थे, लेकिन पटना पुलिस ने उन्हें मांझी के घर पहुंचने से पहले ही रोक लिया। फिर क्या था, लोग हंगामा करने लगे, मांझी को निशाना बनाने लगे, सड़क पर शुद्धिकरण का अनुष्ठान शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसको लेकर काफी बवाल हो रहा है बिहार में। इस वक्त आप देख सकते हैं ब्राह्मण समुदाय के जो लोग हैं वह जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पर पहुंच गए हैं गंगा जल लेकर, और वह कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पर जाकर सत्यनारायण स्वामी की पूजा करेंगे। ये बताइए, यहाँ पर सुरक्षा भी काफी बढ़ा दी गई? सुरक्षा तो बहुत बढ़ा दिया गया है। हम लोग मांझी जी के आवास के बाहर सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे, हवन करेंगे। जीतन राम मांझी के खिलाफ ब्राह्मण समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर है और बीजेपी इस गुस्से को भुनाकर सियासी लाभ लेना चाहती है। मांझी के खिलाफ पटना, गोपालगंज, बेतिया, छपरा और जमुई में शिकायत दर्ज कराई गई है, तो वहीं पटना, औरंगाबाद, वैशाली, गया, दरभंगा और बेगूसराय में आक्रोश मार्च भी निकाले गए हैं। बिहार बीजेपी कार्य समिति सदस्य गजेंद्र झा ने मांझी के जीप काट लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी कर रखी है। आज मैं एक बड़ा ऐलान कर देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतन राम मांझी का जिह्वा काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। इधर जीतन राम मांझी झुकने को तैयार नहीं है, वो अब भी अपनी बातों पर कायम है और अब शब्दों को भी जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मांझी का कहना है कि उनकी टिप्पणी ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं, बल्कि गलत ढंग से पूजा पाठ करने वाले पुरोहितों के खिलाफ है। जिस आदमी के लिए हम हरामी शब्द की बात यूज किया है कि जो मांस खाता है, दारू पीता है, अनेक कुकर्म करता है, पढ़ना नहीं जानता है, हमारे लोगों को विफुल करता है, और उसको एक बार नहीं हम सैकड़ों बार हरामी कहेंगे। अब मांझी के अब शब्दों का बचाव तो नामुमकिन है, लेकिन दलित आंदोलन के जानकारों का मानना है कि मांझी अपने समुदाय को जागरूक कर रहे हैं, पोंगापंथी से निजात दिलाने की मुहिम में जुटे हैं। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुरोहित दलितों के घर पूजा कराने आते हैं लेकिन खाना खाने में हिचकते हैं, उनसे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि ऐसे लोग दलित समाज को अब भी अछूत मानते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे पंडितों से हमारे समाज के लोग क्यों पूजा करवाते हैं, जो आज भी इसमें विश्वास करते हैं कि हम उनके घर में खाना अगर खाएंगे तो हमारे धर्म जो है वह कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा। तो इस परिदृश्य में वो अपने लोगों को एड्रेस कर रहे थे। साफ है कि ब्राह्मण समाज के गुस्से और बीजेपी नेताओं के बयानों के बावजूद मांझी अपने बयान पर चट्टान की तरह कायम है और उनके विरोध में लगातार लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। लेकिन सियासत अब भी बुनियादी मुद्दों पर बहस से बच रही है, क्योंकि सुर्खियों में सिर्फ भड़काऊ बयान ही आते हैं। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में आज ओमिक्रॉन के 23 नए मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है महाराष्ट्र में। इस बढ़ते खतरे पर सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई। कोविड टास्क फोर्स की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। महाराष्ट्र में 88 मामले अब ओमिक्रॉन के हो गए हैं और इसके चलते इमरजेंसी बैठक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।